जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेड आज लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर में 74। आज के लेक्चर में सिस्टम में से लास्ट सिस्टम आज हम स्टडी करेंगे इन्वेंट्री एंड फिक्स एसेट सिस्टम। कल के लेक्चर में हमने कैश एंड बैंक सिस्टम कवर किया था। उसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। कोई कंट्रोल एक्टिविटी समझ में ना आई हो, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन जी? कैश थ्रू पोस्ट उस कैश को कह रहा है जो पोस्ट यानी लेटर के जरिए से, कोरियर वालों के जरिए से कंपनी तक पहुंचेगा। बाज़ औक़ात कुछ लोग जायज़ कैश वाला ट्रांसफर करने के बजाय हो सकता है इनवेलप के अंदर कैश रखें और कंपनी को सेंड कर दें। उसे कह रहा है कैश थ्रू पोस्ट। अगर कोई पोस्ट के जरिए से, लेटर के जरिए से, पोस्टल लेटर के जरिए कैश या कोई चेक हमें सेंड कर दे कंपनी को, तो कंपनी के अंदर कंट्रोल्स होने चाहिए जो इंश्योर करें कि वो कैश या चेक अकाउंट रिकॉर्ड हो गया है, किसी एम्प्लॉय की पर्सनल जेब में नहीं गया। उसको चेक करने का तरीकाकार क्या है कि मॉनिटरिंग के लिए जो कैश ओपनिंग प्रोसेस है, इसकी मॉनिटरिंग के लिए किसी एक और बंदे को भी साथ में होना चाहिए। वो ऑब्जर्व करे कि सारा कैश रिकॉर्ड कर दिया गया है, कैशियर को हैंड ओवर कर दिया गया है, कैश मेल ओपन करने वाले क्लर्क ने अपनी जेब में कुछ नहीं रखा। और की क्वेश्चन ये तो लिखा हुआ था कंट्रोल टोटल शुड बी यूज्ड ओवर द चेक। लिखा है कंट्रोल टोटल शुड बी यूज्ड। इसका क्या मतलब है? ये कंट्रोल टोटल का वर्ड डिटेल में जो आईटी वाला चैप्टर है इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसका कंट्रोल टोटल का मतलब समझिए फिलहाल के टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को बोलते हैं, टोटल नंबर। तो वो क्या ये रहा है कि आपके चेक बुक में से जितने चेक इशू निकले हैं वो, और आपने जितनी जर्नल में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की हैं बैंक क्रेडिट की, वो मैच कीजिए। यानी अगर हमने देखा आज के दिन में नंबर ऑफ चेक इशू हुए हैं 15, और जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई हैं बैंक अकाउंट क्रेडिट की जर्नल में वो हैं 14, टोटल को मैच किया। इससे कोई मैसेज मिल रहा है आपको? क्या एक चेक ऐसा इशू हुआ है, निकला है जो रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसका मतलब है किसी ने अनऑथराइज्ड तरीके से इस चेक को निकाल लिया है और शायद इसको वो कैश कराने की कोशिश करे। तो जब ये चीज़ हमारे सामने आ जाएगी हम उसको डिटेल एक एक चेक नंबर को मैच करेंगे और देखेंगे कौन सा चेक नंबर मिसिंग है। बैंक को फोन करके फौरन कह देंगे इस चेक की पेमेंट ना करें। तो टोटल का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, सम ऑफ ट्रांजैक्शंस। और की क्वेश्चन? एस्टैब्लिश प्रोसीजर क्या है न्यू बैंक अकाउंट ओपन होने के? देखिए कंपनी के नाम से जब बैंक अकाउंट ओपन करने जाएंगे ना, तो बैंक क्या एक एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स है बैंक का भी और कंपनीज का भी, कि जब तक डायरेक्टर्स की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में रेजोल्यूशन ना पास हो, उस रेजोल्यूशन की कॉपी बैंक तक ना पहुंचे, बैंक कंपनी के नाम से अकाउंट ओपन नहीं करता। ये एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर कंपनी ने भी फॉलो करना है, बैंक ने भी फॉलो करना है, दोनों ने। वरना तो कोई भी क्लर्क जाके बैंक को कहेगा कंपनी के नाम से अकाउंट खोल दो मेरे कहने पे, ताकि कंपनी के नाम से जो भी चेक आते हैं वो मैं इस वाले 2 नंबर अकाउंट में क्लियर करवाऊं और खुद पैसे निकालता रहूं। अगर कोई भी पर्सन कंपनी के नाम से अकाउंट खुलवा सकता हो तो फिर ये रिस्क होता है ना डुप्लीकेट नेम से अकाउंट खुल जाए, क्योंकि कंपनीज के प्रैक्टिकली बहुत से बैंक्स में अकाउंट होते हैं। तो ये सारे बैंक अकाउंट डायरेक्टर्स की रेजोल्यूशन के बाद खुलते हैं, ताकि डायरेक्टर्स को पता हो कि हमारा कौन सा बैंक किस जगह पे है। ऐसा ना हो कि उनके नाम से, कंपनी के नाम से जो चेक आते हैं किसी ऐसे बैंक अकाउंट में क्लियर होते रहे जिनका डायरेक्टर्स को पता ही नहीं, जो किसी एम्प्लॉय ने खोला। क्लियर मेरे भाई? समझ आ गई? कोई की क्वेश्चन? रिसीट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर, यहाँ पे रिसीट कह ले, रिसीट का मतलब है रसीद, या इसको रिसीट की जगह पे काट के लफ्ज लिख ले स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड या स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट। वो कह रहा है जो हमारा मेन कैश होता है ना, उसमें तो हमारा रूल होता है कि आपने जब भी चेक इशू करना है पेमेंट करने के लिए, जिस चीज की, जिस एक्सपेंस की पेमेंट हो रही है उसकी रसीद यानी स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा होना जरूरी है। जैसे हमने एसी खरीदे और उसकी पेमेंट करनी है तो दुकान की तरफ से जहां से इनवाइस होनी चाहिए, वो हमने पढ़ा कि वो इनवाइस को वो कैंसिल कर दे, स्टैंप कर दे, फाड़ दे, ताकि वो दोबारा पेमेंट के लिए ना आए। यही कंट्रोल वो कहता है पैटी कैश में भी होना चाहिए जहां तक मुमकिन हो, क्योंकि बड़ा कैश होना तो कोई ना कुछ स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना तो लाजमी है, लेकिन छोटा कैश हो तो बाज़ औक़ात कुछ छोटे एक्सपेंसेस की डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होती है, कुछ की अवेलेबल नहीं होती। तो कहता है जिनकी डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो आपने इंश्योर करना है कि वो जो पैटी एक्सपेंस आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना जिस बुक में, उस रिकॉर्ड करने के साथ उसका स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी लगाएं, ताकि पता चल जाए कि ये जेन्युइन एक्सपेंस है। हाँ जी, रिकॉर्ड वो वाउचर कहते हैं, जो जिस सफ़े के ऊपर लिखते हैं ना वो वाउचर कहते हैं। यानी समझ लें जो पैटी कैश बुक होगी ना उसके हर सफ़े को वाउचर कहते हैं। हर उसके अंदर अगर 50 सफ़े हैं तो हर सफ़ा एक वाउचर कहलाता है, उसका नंबर होता है। उसमें लिखते हैं कि जी ये 50 रुपये एक्सपेंस हुआ, ये 250 का हुआ, ये 350 का हुआ, ठीक है। और फिर एक्सपेंस और जिसका स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो उसके रेलिवेंट वाउचर के साथ स्टेपल कर देते हैं उसको, ठीक है। तो वो उसकी पेमेंट का सबूत है कि पेमेंट जेन्युइन है। लेकिन याद रखिए मेन कैश में स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना लाजमी है, लेकिन पैटी कैश में कुछ की स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगी, कुछ की नहीं होगी। वो फिर हमें वैसे ही अंदाजा लगा लेते हैं हम कि ये वाकई ये चीज़ इतने ही कि इसके ऊपर इतना एक्सपेंस होता है। चाहे वो कोई मेहमान के लिए अमूमी तौर पर चाय वाला कोई रसीद नहीं देता, तो वहाँ पे हमें अंदाजा हो जाता है कि 2 कप चाय आई है तो ये कोई 100-150 बिल बना ही होगा। क्लियर जी? और की क्वेश्चन? रेमिटेंस एडवाइस क्या होती है? आप कभी बैंक में अगर कैश जमा करवाएं या कैश निकलवाएं, क्या मोबाइल पे आपको मैसेज आता है? ये मैसेज रेमिटेंस एडवाइस है।
यानी कंपनीज भी किसी भी डेटर या क्रेडिटर को जब पेमेंट करती है ना, तो पेमेंट करने के साथ साथ एक लेटर या इन्फॉर्मेशन भिजवाती है कि सर हमने आपको ये पेमेंट कर दी है। इसे रेमिटेंस एडवाइस कहते हैं, इतला देती है कि कहीं ऐसा ना बैंक अकाउंट में पैसे तो जमा करवा दिए हैं लेकिन इतला नहीं भेजी, तो हो सकता है वो डिले हो जाए। ठीक है, यहाँ के सर मेरे पास आपकी तरफ से कोई कंफर्म नहीं। तो जब हम किसी को पेमेंट करते हैं रेमिटेंस एडवाइस, ठीक है, आपने फर्ज कीजिए अगर ऑनलाइन पेमेंट जमा करवाई कॉलेज को, तो आप कॉलेज के सिर्फ बैंक अकाउंट में जमा करवा देते हैं कि जो उसका स्क्रीनशॉट है वो भी कॉलेज को भिजवाते हैं इतला के तौर पे कि भाई अपने कार्ड में मैच कर लें, हमने पेमेंट कर दी है। ये जो आप भिजवा रहे हैं ये रेमिटेंस एडवाइस है, इन्फॉर्मेशन या इतला क्या आपने अमाउंट रिमिट कर दी है, अमाउंट सेंड कर दी है। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? हाइब्रिड क्लास में कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। रूम नंबर 4 में, रूम नंबर 4 में कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए हाइब्रिड क्लास में। नहीं क्वेश्चन तो नो का मैसेज दे दीजिए। हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 6 में कोई क्वेश्चन है तो पूछिए किसी भी स्टूडेंट का। जी 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 भाई उनको बता देना माइक कैसे रखना है प्यारे भाई, आप उनको बता के पीछे चले जाते हैं, वो नहीं समझ पाते। जी हाँ जी, यहाँ पे रेगुलर से मुराद मंथली बेसिस पे है। जो उसने कहा ना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रेगुलर बेसिस पे बननी चाहिए, तो यहाँ पे रेगुलर की बजाय आप मंथली भी लिख सकते हैं, उसका यही मतलब है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? पैटी कैश के लिए कोई इंडिविजुअल को अलग से नहीं रखा जाता, लेकिन ऑलरेडी जो एम्प्लॉय हो ना कोई जो दूसरे काम कर रहा है उसको कह दिया जाता है कि तुम पैटी कैश भी रखो। जी 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 पूछिए। नहीं, एस्टैब्लिश प्रोसीजर भी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन कर तो दिया कि बैंक अकाउंट जो है वो जो अप्रूवल्स होगी, अप्रूवल्स के बाद ही ओपन किए जाएंगे, अप्रूवल्स के बगैर ओपन नहीं किए जाएंगे। वरना अगर मेरे नाम से ये भाई भी अकाउंट ओपन अगर करवाने लगे हों, ठीक है, या उसी मेरे ही CNIC से इनको भी इजाजत हो, तो मेरे जितने भी सैलरी के चेक होंगे इनके हाथ लगेंगे, ये खुद भी पेमेंट करवा लेंगे अपने अकाउंट में। ऐसे है, यही रिस्क कंपनी अकाउंट्स में भी होता है। तो कंपनी के अकाउंट्स ओपन करने के लिए रिकॉर्ड होना चाहिए बाकायदा किस किस बैंक में कंपनी ने क्या अकाउंट खोला, किसके अप्रूवल से खोला। चलिए कैश सिस्टम क्लियर है। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन केस स्टडीज कर लेते हैं हम। कौन कौन सा क्वेश्चन दिया गया था? अच्छा एक तो वॉल्यूम 1 का ही था, केस एक केस स्टडी वॉल्यूम 1 की थी। क्वेश्चन 12 कह रहा है शाइनी हैप्पी विंडोज कंपनी इज ए विंडो क्लीनिंग कंपनी, कस्टमर्स विंडोज आर क्लीन्ड मंथली, द विंडोज क्लीनर देन पोस्ट a stamped address envelope for payment through the customer's front door. SWH has a large number of receivable balances and these customers pay by check or cash which is received in the stamped addressed envelope in the post. पोस्ट के जरिए से चेक या कैश वसूल हो रहा है, तो इसका मतलब एक कंट्रोल तो इसमें जरूर होना चाहिए। क्या? मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग के जब भी पोस्ट आती है उसको जो ओपन कर रहा है बंदा, उसके साथ कोई दूसरा पर्सन भी हो, ताकि जो चेक या कैश निकलता है उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो सके। फिर वो बता रहा है द फॉलोइंग प्रोसीजर अप्लाई टू द कैश रिसीव्ड साइकिल। पहला जूनियर क्लर्क रिक्वायरमेंट में क्या है पहले रिक्वायरमेंट पढ़ ले ताकि उसके मुताबिक केस स्टडी को सॉल्व कर रहे हो। फॉर कैश साइकिल ऑफ SSW आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 3 डेफिशिएंसीज इन द सिस्टम। डेफिशिएंसी को अंडरलाइन करें, इसका मतलब हमने वीकनेस आइडेंटिफाई कर, उम्मीद तौर पे केस स्टडी में उसकी रिक्वायरमेंट वीकनेसेस ही होती है। कभी कभार वो कहता है कि स्ट्रॉन्ग कंट्रोल बताएं और उसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल बता दें, उम्मीद तौर पे वीकनेस और रिकमेंडेशन पूछता है। फिर कह रहा है पार्ट बी में सजेस्ट कंट्रोल टू एड्रेस ईच ऑफ दीस डेफिशिएंसी। जाहिर है ऊपर जो डेफिशिएंसी आएंगी नीचे उनको सजेशन देनी है, वो उसका अपोजिट होगी। आपको बताइए लिस्ट टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स द ऑडिटर ऑफ SSW वुड परफॉर्म टू असेस इफ कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिव। ये आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कंट्रोल से टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे बनाने हैं। रिक्वायरमेंट अब वीकनेसेस हमें ढूंढनी है। ए जूनियर क्लर्क फ्रॉम द अकाउंट्स डिपार्टमेंट ओपन्स द पोस्ट एंड इफ एनी चेक और कैश हैव बीन सेंट शी रिकॉर्ड्स द रिसीट्स इन द कैश रिसीव्ड लॉग एंड देन प्लेसेस ऑल द मनीज इनटू द लॉग्ड स्मॉल कैश बॉक्स। एक तो ये कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है, रिसीव करने वाला अलग, रिकॉर्ड करने वाला अलग होना चाहिए, मॉनिटर करने वाला भी होना चाहिए, और ऊपर से ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट का बंदा लिया, अकाउंट्स का भी काम यही कर रहे हैं। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है, इस बात से एग्री करते हैं। एट लीस्ट रिसीव करने वाला पर्सन अलग और रिकॉर्ड करने वाला पर्सन अलग होना चाहिए। दूसरी इसमें कोई वीकनेस नजर आ रही है आपको क्या? अच्छा लॉग्ड होना गुड कंट्रोल है, लेकिन स्मॉल है तो ये इजी टू मूव है, कोई भी उठा के लेके जा सकता है, इसमें प्रॉब्लम है, ये वीकनेस होगी हमारी स्मॉल। क्लियर? दो वीकनेसेस आ गई हमारे सामने, एक सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है और दूसरा कैश बॉक्स, कैश रखा जा रहा है स्मॉल बॉक्स में जो कि चोरी होने का खतरा है। सेकंड The contents of the cash box are counted each day and every few days these sums are बैंक का मतलब बैंक में जमा करवाते हैं by whichever member of the finance team is available। इसमें भी दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम क्या? डेली बेसिस के ऊपर डिपॉजिट नहीं करवाया जा रहा, अमाउंट बड़ी हो जाती है फिर डिपॉजिट करवाते हैं, और बड़ी अमाउंट हो तो जाहिर है उसके चोरी होने का रिस्क भी ज्यादा होगा।
और दूसरे इसमें प्रॉब्लम क्या है, स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, कोई भी पर्सन अवेलेबल है उसको करवा दिया जाता है। तो हो सकता है हमें असल में कैश की डीलिंग के लिए सिर्फ स्पेसिफिक और ट्रस्टवर्दी पर्सन को यूज करना चाहिए, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे कि अक्सर कंपनीज में जिन लोगों को कैश में रखा जाता है ना, खासतौर पर बैंकिंग सेक्टर में, उनसे गारंटी ली जाती है, बॉन्ड लिया जाता है उनसे, बाज़ का 2-2 मिलियन का बॉन्ड साइन करवाते हैं ताकि अगर कभी ये कैश लेके भाग जाए तो गारंटी को यूज किया जा सके। तो इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि रैंडमली किसी भी पर्सन को पकड़ के 2-2.5-4 लाख उसको दे दिया कि जाओ जमा करवा के लाओ, ट्रस्टवर्दी पर्सन होना चाहिए। तो इसमें भी 2 वीकनेसेस, 4 हो गई। नेक्स्ट, यूजुअली ऑन ए मंथली बेसिस द कैशियर परफॉर्म्स अ बैंक रिकंसिलिएशन व्हिच ही देन फाइल्स। इफ ही मिसेस ए मंथ देन ही कैचेस अप दिस अप इन फॉलोइंग मंथ्स रिकंसिलिएशन, हर मंथ। अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम भी है, तो ये मंथली रिकंसिलिएशन नहीं बन रही, और प्रॉब्लम ढूंढ सकते हैं आप, कैशियर को ही बैंक रिकंसिलिएशन नहीं बनानी चाहिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट पर्सन को बनानी चाहिए। कैशियर ही बीआरएस बनाएगा तो जो कैश अगर चोरी कर रहा है वो उसमें शो नहीं करवाएगा। इसी तरह अगर वेयर हाउस वाला ही स्टॉक अकाउंट करेगा तो जो चोरी किया हुआ है, उसने स्टॉक चोरी करके बेच रहा है, वो आइडेंटिफाई नहीं करवाएगा। तो जो पर्सन किसी जगह की ड्यूटी लगाई गई है तो उसकी चेकिंग करने की जिम्मेदारी उसी पर्सन की नहीं होनी चाहिए। जी, ये 6 वीकनेसेस आ गई हमारे सामने, हमने 3 आइडेंटिफाई करनी थी, कम से कम 4 आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली। कितने स्टूडेंट्स से 4 या उससे ज्यादा वीकनेसेस आइडेंटिफाई किए? चले, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने कर ली, ठीक। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 30। ये मेन कैश वाला क्वेश्चन था, अब पैटी कैश का क्वेश्चन दिया है वॉल्यूम 2 में। Requirement: explain the internal control weaknesses in the petty cash system at Metallus company. For each weakness, recommend a control to overcome that weakness. इसमें उसने weakness पूछी है और उसके controls को पूछा। कह रहा, you are an audit manager in the internal audit department Metallus. You are currently auditing the petty cash system at the different branches. Your initial system notes on petty cash contain the following information. पहला, average petty cash balance at each branch is $5,000. इसमें कोई weakness है? फिलहाल अभी तक कोई नहीं, क्योंकि अभी तक हमें ये थोड़ा सा, क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता कि उसकी जरूरत कितनी है। अच्छा, आपके ख्याल में कितना बैलेंस रीजनेबल होगा? जितना महीने का खर्चा पैटी कैश महीने के लिए है, तो जितना एस्टिमेट महीने का खर्चा है, कोई 10% ऊपर, 5-10% ऊपर रख लें उससे क्या था। फिर कह रहा है एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर इज 1500 के करीब है, विद अमाउंट्स रेंजिंग फ्रॉम $100 to $500। अच्छा, इसमें अब 2 रिस्क लग रहे हैं। पहला रिस्क तो ये है कि भाई जब एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर 1500 है ना, तो जरूरत से ज्यादा एक्सपेंडिचर रखने की क्या जरूरत है। हाँ, एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपकी सैलरी चाहे $1500 हो चाहे $5000 हो, महीने में खर्च हो जाएगी। अगर आपके घर वालों को पता ना इतनी सैलरी है, जब तक खर्च नहीं होगी ना पूरी सैलरी, खर्चे निकलते हैं, कंफर्म पढ़ी लिखी बात। उसी तरीके से अगर आपने एक बिजनेस के अंदर, घर में तो चले फिर भी ये तसल्ली होती है कि घर वालों को भी लग रहा है, बिजनेस के अंदर अगर किसी को पता है ना कि बैंक अकाउंट में $5000 है, तो जब तक ये खर्च नहीं होगा ना, खर्चे निकलते आएंगे, ये भी कंफर्म बात है। इसीलिए जितना रीजनेबल एक्सपेंस हो उतना ही आपको पैसे रखने चाहिए, ज्यादा पैसे रखने की जरूरत हरगिज नहीं। पहला बड़ा मसला क्या है? पैसे ज्यादा रखना है। ये डॉलर में है तो इसलिए आपको अमाउंट छोटी मोटी लग रही होगी, कन्वर्ट करेंगे ना तो ठीक ठाक अमाउंट में। अच्छा, ये भी ठीक है, बड़ी बड़ी। चले, एक मसला तो ये हो गया कि जितनी जरूरत है उससे कई गुना ज्यादा बजट रखा जाए। वीकनेस ये हो गई, हमें रीजनेबल एक्सपेंस यानी जो मंथली एक्सपेंडिचर है 16-17 है या ज्यादा 2000 तक मेंटेन करना चाहिए। दूसरा है विच रेंज टू फ्रॉम $1 to $500। इसमें क्या मसला है? हाँ, ये जो बड़ी देखें टोटल है 1500, इसका मतलब है 500 की एक आधी ट्रांजैक्शन होगी, तो ये जो 300, 400, $500 की ट्रांजैक्शन है, रिस्क है, चांसेस हैं कि ये मेन एक्सपेंस होगा जो मेन कैश से पे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो छोटी छोटी अमाउंट होनी चाहिए ना, ये 500 की एक दो, टोटल 1500 है, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 ट्रांजैक्शन होंगी 500 के लगभग की, तो ये बड़ी ट्रांजैक्शन इसमें से नहीं होनी चाहिए। इस तरह अगर वो आपको कैश बैलेंस की डिटेल दे दे, कैश एक्सपेंसेस की, पैटी कैश है जी $4, $5, $10, $12 और $250, तो उसमें रिस्क है जो $250 वाली ट्रांजैक्शन है ये प्रोबेबली मेन एक्सपेंस है। ठीक है, मेन एक्सपेंस के ऊपर क्योंकि ज्यादा कंट्रोल होते हैं, तो इसीलिए लोग बात क्या करते हैं, वो कंट्रोल से बचने के लिए पैटी एक्सपेंस में से बड़े बड़े खर्चे करवा देते हैं ताकि चेकिंग ना करनी पड़े, ज्यादा चेकिंग करवानी ना, पूछताछ ना हो। पैटी कैश की इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट पूछताछ नहीं होती जितनी मेन कैश की होती है। पैटी कैश इज केप्ट इन ए लॉकेबल बॉक्स ऑन ए बुक केस इन द अकाउंट्स ऑफिस, तो ये ठीक है। नहीं, मसला स्मॉल होने में नहीं है, स्मॉल उसने कहीं नहीं लिखा हुआ, मसला जगह का है। कैश ऐसी जगह पे हो कि हर आने जाने वाले की नजर पड़े तो प्लान बन भी जाता है। तो इसको सेपरेट प्लेस पे होना चाहिए जहां पे एक्सेस ना हो एम्प्लॉइज की नॉर्मली। फिर कह रहा है वाउचर फॉर एक्सपेंडिचर आर साइंड बाय पर्सन इनकरिंग डायरेक्ट एक्सपेंडिचर टू कंफर्म दे हैव रिसीव्ड रीइंबर्समेंट फ्रॉम पैटी कैश। तो ये तो सही कर रहा बात, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? वाउचर्स फॉर एक्सपेंडिचर आर साइंड बाय द पर्सन इनकरिंग डायरेक्ट एक्सपेंडिचर टू कंफर्म दे हैव
रिसीव रीइंबर्समेंट फ्रॉम पेटी कैश। मुझे इसमें कोई बड़ा रिस्क नजर नहीं आ रहा, छोटा कैश। इसमें हो क्या रहा है, जिस देखिए इसमें भी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज पेटी कैश है। मैं शायद प्रैक्टिकल सोच रहा हूं, मुझे इसलिए इसमें प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल सेग्रीगेशन अगर मेन कैश होता ना, उस सूरत में आपकी बात मान लेता कि सेग्रीगेशन ड्यूटी होनी चाहिए सर, कि जिस बंदे ने खर्चा किया है अप्रूव वो ना करे, अप्रूव कोई और करे, वही साइन ना करे, वही अप्रूव ना करे, ठीक है। वरना ये कैसे देखा जाएगा कि उसने जेन्युइन एक्सपेंस किया है कि फेक एक्सपेंस किया है। तो इसमें भी आपका रिस्क यही है कि जिस बंदे ने खर्चा किया आके वही कैश ले रहा है और साइन कर रहा है। हो सकता है लेकिन नहीं कर सकता है, लेकिन मेरा ये ख्याल है, मेरे ज़हन में ये बात आ रही है कि जिस बंदे के पास पेटी कैश है ना, वो कैश देने से पहले उससे पूछेगा कि किस मकसद के लिए आप कैश ले रहे हैं, और जब वो आके रिसीविंग ले रहा है तो वो उससे पूछेगा कि भाई ये वाकई पूरा हो गया कि नहीं मकसद। उसने जिक्र नहीं किया, कर सकते हैं लेकिन मुझे कंफर्ट नहीं है। मैं देखूंगा अगर मुझे कोई और वीकनेस नजर आ गई तो ठीक। 12 नंबर है मेरा ख्याल, 6 वीकनेस तो उसमें आइडेंटिफाई होनी चाहिए, क्योंकि 6+6 वीकनेस के साथ सजेशन भी है। मैं फिलहाल इसको मार्क कर लेता हूं, मुझे कोई स्ट्रॉन्ग वीकनेस नहीं लग रही। अभी तक हमने कितनी वीकनेस ढूंढ लिया, 3। नेक्स्ट, वाउचर आर रिकॉर्डेड इन द पेटी कैश बुक बाय द अकाउंट्स क्लर्क। Each voucher records the date, reason for the expenditure, amount of expenditure and person incurring that expenditure. ये स्ट्रॉन्ग, ठीक है। Petty cash is counted every month by the accounts clerk who is in charge of the cash. काउंट कर रहा है, हाँ, ये जो कैश वाला है वही काउंट कर रहा है। वो अगर अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर भी कर रहा हुआ ना, काउंट कम भी हुआ तो कभी बताएगा नहीं कि काउंट कम है। इन्वेंट्री काउंट भी इन्वेंट्री वाले को करना चाहिए कि अलग बंदे को आगे, कैश काउंट भी कैश वाले को करना चाहिए या अलग बंदे को, अलग बंदे को। ये एक वीकनेस है। द पेटी कैश बैलेंस इज देन रीइंबर्स्ड यूजिंग द इंप्रेस सिस्टम। इंप्रेस सिस्टम बताया था ना आपको, टॉप अप सिस्टम। मंथ एंड के ऊपर जितना खर्च हो जाए वो कैश से निकलवा के फिल करें। एंड द जर्नल एंट्रीज प्रोड्यूस टू रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर इन द जर्नल लेजर। इसमें कोई प्रॉब्लम है पहले कि वो खुद ही स्टॉक उसको कैश को काउंट कर रहा है। द चेक टू रीइंबर्स पेटी कैश इज साइंड बाय द अकाउंटेंट एट द ब्रांच एट द सेम टाइम एज द जर्नल एंट्री टू द जर्नल लेजर इज रिव्यूड। The check to reimburse petty cash is signed by the accountant at the branch. Authorized accountant ही है और यही काम कर रहा था, accountant ही नहीं। ये कैश किसी के पास, accountant के पास ही तो नहीं था, अकाउंट्स क्लर्क का, ठीक है। हाँ, petty cash is signed by, नहीं, अकाउंटेंट के पास क्या साइन, चेक साइन करने की अथॉरिटी होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? अकाउंटेंट के पास मेरा तो ख्याल है आसानी से जो भी पेमेंट करनी होगी कर दिया करेगा। हाँ जी, वो अपनी पेमेंट भी करता रहेगा। ये अप्रूवल हायर अथॉरिटी के पास, इंडिपेंडेंट पर्सन के पास होनी चाहिए, वरना वो चेक इशू करता रहेगा, एंट्री पास करता रहेगा, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। रिकॉर्ड करने, जैसे हम कहते हैं ना, रिकॉर्ड करने वाला और रिसीव करने वाला एक नहीं होना चाहिए, उसी तरह रिकॉर्ड करने वाला और पे करने वाला भी एक ही पर्सन नहीं होना चाहिए, वरना वो रिसीविंग में रिस्क होता है कि रिसीट होगी रिकॉर्ड नहीं करेगा, पेमेंट में रिस्क है कि पेमेंट नहीं हुई और रिकॉर्ड कर लेगा। इसमें एक रिस्क तो ये है, क्या और रिस्क है, और फिर कह रहा है फौरन ही एंट्री पास कर लेता है एज द जनरल एंट्री टू द जनरल लेजर इज रिव्यू। रिव्यू जो कर रहा है ना, सिर्फ यही कह रहा है कि जनरल एंट्री लेजर में पास हो गई कि नहीं। वो जो एक्सपेंस हुए हैं उनकी नेचर, उनका एविडेंस लगना चाहिए अगर किसी के साथ वो लगा हुआ है कि नहीं, वो रिव्यू नहीं कर रहा, सिर्फ डेबिट क्रेडिट रिव्यू कर रहा है। क्या कंट्रोल गुड है? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी इसको देखने चाहिए। तो इसमें कितनी वीकनेसेस हो गई? नंबर 1, बैलेंस ज्यादा रखा हुआ है, यही क्वेश्चन है। नंबर 2, मेजर ट्रांजैक्शन भी पेटी कैश से हो रही है। नंबर 3, एक्सेसिबल प्लेस पे कैश बॉक्स रखा हुआ है। नंबर 4, सेम पर्सन कैश काउंट कर रहा है। नंबर 5, अकाउंटेंट ही सिग्नेटरी है, साइन कर रहा है, पेमेंट भी कर रहा है, रिकॉर्ड भी कर रहा है। और नंबर 6, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू नहीं कर रहा। कुछ समझ आई? अच्छा, वीकनेसेस आइडेंटिफाई करने के साथ अब आप कंफर्टेबल हो गए इसके इंटरनल कंट्रोल की केस स्टडी के साथ? चलिए, कितने स्टूडेंट्स को सब्सटेंटिव प्रोसीजर की केस स्टडी ज्यादा आसान लगती है इंटरनल कंट्रोल की निस्बत? किसी को? कितनों को इंटरनल कंट्रोल की केस स्टडी आसान लगती है? चले, ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक। पढ़ते जाते हैं, वो सामने आती जाती है जी। हाँ चल जी। पॉइंट नंबर 5 में सीक्वेंशली नंबर नहीं, उसने लिखा नहीं होना कि सीक्वेंशली नंबरिंग नहीं है। अगर वो लिखे ना कि प्री नंबर नहीं है, फिर हम उसको एज वीकनेस आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं अब हम आज के कंसेप्ट की तरफ। आईकैप ने जो ज्यादातर टेस्टिंग की है वो सेल सिस्टम, परचेज सिस्टम और इन्वेंट्री, इन 3 की है, लेकिन बहरहाल तैयार आपने सारे करने। आज है हमारा सिस्टम इन्वेंट्री सिस्टम। इन्वेंट्री सिस्टम जिस तरह हमने सेल सिस्टम, परचेज सिस्टम, पेरोल सिस्टम में पढ़ा कि सारी ट्रांजैक्शन एक ही पर्सन नहीं करता, उसे डिवाइड किया जाता है, ठीक है, सेग्रीगेशन ड्यूटी की वजह से। तो जो इन्वेंट्री से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं इनको भी डिवाइड किया गया है। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में। एक है रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री, जिसमें देखेंगे कि इन्वेंट्री का रिकॉर्ड सही तरीके से मेंटेन हो, अपडेटेड हो। फिर फिजिकल सेफ गार्डिंग ऑफ इन्वेंट्री,
कि जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसको सिक्योर किया जाए, चोरी ना हो। फिर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के IS2 कहता है इन्वेंट्री शुड बी मेजर्ड एट लोअर कॉस्ट NRV, तो इन्वेंट्री की कॉस्ट और NRV सही तरीके से कैलकुलेटेड हो। और फिर मैनेजमेंट ऑफ लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री, मैनेजमेंट ऑफ लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री का मतलब क्या है, रीऑर्डर लेवल में बिल्कुल मिलेगा। और इन्वेंट्री काउंट इंस्ट्रक्शन, अच्छा इन्वेंट्री काउंट इंस्ट्रक्शन हमने पहले पढ़ी है कभी कि इन्वेंट्री काउंट किस तरीके से करना चाहिए, बेसिक आइडिया शायद मैंने आपको दिया। चलिए अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले इन्वेंट्री सिस्टम में रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री, रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री में क्या क्या मकसद होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। पहला, इन्वेंट्री रिकॉर्ड शुड बी एक्यूरेट एंड कंप्लीट, ऑल इन्वेंट्री मूवमेंट शुड बी टाइमली एंड करेक्टली रिकॉर्डेड एंड शुड बी ऑथोराइज्ड। अच्छा एक चीज ध्यान में रख लीजिए, यहाँ इस कंसेप्ट को पढ़ते हुए यहाँ पे इन्वेंट्री रिकॉर्ड की बात कर रहा है या रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री की बात कर रहा है, इससे मुराद इन्वेंट्री की सेल और परचेज रिकॉर्ड करना नहीं है। इन्वेंट्री की सेल का रिकॉर्ड, परचेज का रिकॉर्ड जब वो सेल सिस्टम और परचेज सिस्टम में मेंटेन हो रहा होता है। यहाँ पे जो इन्वेंट्री के रिकॉर्ड की बात कर रहा है वो डिटेल या सब्सिडी रिकॉर्ड की बात कर रहा है। आपको याद होगा, आपने शायद अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा स्टोर लेजर कार्ड, या उसे इन्वेंट्री लेजर कार्ड भी बोलते हैं। वो उसके दर कोई तकरीबन 3 मेरा ख्याल है होते हैं सेक्शन, ऊपर लिखते हैं इन्वेंट्री लेजर कार्ड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री कार्ड, फाइफो कार्ड, इन्वेंट्री कार्ड। ये वेयर हाउस में मेंटेन हो रहा होता है, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला रिकॉर्ड नहीं है, सेल और परचेज वाला। ये वेयर हाउस में जैसे फिक्स एसेट रजिस्टर मेंटेन हो रहा होता है ना, जैसे डेटर्स कंट्रोल का इंडिविजुअल डेटर्स का रिकॉर्ड, तो ये इंडिविजुअल इन्वेंट्री आइटम का रिकॉर्ड होता है। हर इन्वेंट्री आइटम का अलग रिकॉर्ड बनता है। इसमें ये कॉलम होता है रिसीट्स का, ये डेट शीट भी लिखी होती है स्टार्ट में, डेट, रिसीट्स, इशू। फिर आगे फर्दर इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यूनिट, रेट और वैल्यू। ये रिकॉर्ड है, ये याद रखिए वेयर हाउस वाला मेंटेन कर रहा होता है, यूनिट्स, रेट, वैल्यू। जब भी कोई चीज इन होती है कंपनी के अंदर, उसकी परचेजिंग रिकॉर्ड होगी जीएल या अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, लेकिन जब वो चीजें वेयर हाउस डिपार्टमेंट में आती है, वेयर हाउस वाला इस लेजर कार्ड को अपडेट करता है। हर इन्वेंट्री आइटम का अलग लेजर कार्ड होगा। जैसे बेकरी में बैठे हैं तो 1.5 लीटर वाली बोतल का अलग होगा, 2.25 लीटर वाली बोतल का अलग होगा, ठीक है, जूसेस का अलग होगा और बिस्किट्स वाला का अलग होगा लेजर कार्ड। तो यहाँ पे जब कोई रिसीव हुआ है तो यहाँ पे उसकी एंट्री की जाएगी। जब कोई सेल होगा तो वेयर हाउस से निकलेगा जब वो इन्वेंट्री आइटम, तो यहाँ पे इशू की एंट्री होगी और फिर बैलेंस अपडेट होता जाएगा। ये जो क्लोजिंग बैलेंस होता है इसकी फिर एक लिस्ट बनती है कि कंपनी के पास इन्वेंट्री नंबर 1 का कितना बैलेंस है, इसी तरह नंबर 2 का कितना है, 3 का कितना है। इसको कहते हैं स्टॉक शीट। जैसे डेटर, जितने भी सब्सिडरी लेजर में हर डेटर का, क्रेडिटर का अलग अलग अकाउंट बनता है, उनके क्लोजिंग बैलेंस से लिस्ट ऑफ डेटर या लिस्ट ऑफ क्रेडिटर बनते हैं ना, उसी तरह इन्वेंट्री में हर इन्वेंट्री का अलग अलग अकाउंट बनता है। ये लेजर कार्ड, सब्सिडरी कार्ड होता है ये भी। और इसमें फिर हर एक क्लोजिंग बैलेंस से लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री या स्टॉक शीट बनती है। ठीक, अच्छा अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, वो कहता है कि ये रिकॉर्ड अपडेटेड होना चाहिए। मेन जो हमारा पर्पस है ना, पहला कि रिकॉर्ड अपडेटेड होना चाहिए। रिकॉर्ड अपडेटेड होगा, आपको पता होगा किस किस में क्लोजिंग बैलेंस कितना है आपका इन्वेंट्री का, आप उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करके मैच कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में क्या कह रहा है, देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। ये तो जनरल कंसेप्ट है हमारा, ये स्पेसिफिक नहीं है, इसको बार-बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। सेग्रीगेशन ड्यूटीज क्या होते हैं, जाहिर हर डिपार्टमेंट में सेग्रीगेशन ड्यूटीज होने चाहिए। फिर कहते हैं एप्रोप्रिएट इन्वेंट्री रिकॉर्ड शुड बी प्रॉपर्ली मेंटेन्ड फॉर इन्वेंट्री रिसीव्ड, इशू एंड बैलेंस। कह रहा है पहला असूल, हर इन्वेंट्री का लेजर कार्ड जरूर बनाओ। सिर्फ परचेज और सेल की एंट्री करना काफी नहीं है। परचेज तो जिस अगर 10 इन्वेंट्री आइटम मुख्तलिफ तरह की परचेज करेंगे ना, टी अकाउंट में सबके लिए परचेज ही डेबिट होगा एक अकाउंट, लेकिन ये कैसे पता चलेगा ये कौन से वाला आइटम है, लेजर कार्ड से। ये ज्यादा डिटेल रिकॉर्ड होता है। तो पहला आपको कंट्रोल क्या बता रहा है, सेग्रीगेट मेंटेन होना चाहिए, लेजर कार्ड बने। फिर कह रहे हैं ऑल रिसीट्स, अच्छा इसमें रिसीट्स को टाइमली और करेक्टली रिकॉर्ड होना चाहिए। टाइमली को अंडरलाइन करें, करेक्टली को अंडरलाइन करें। जितनी भी रिसीट्स हैं ये, इनको रिकॉर्ड होना चाहिए। 2 अल्फाज यूज किए, टाइमली और करेक्टली। टाइमली का मतलब क्या है, 28 तारीख को गुड्स आई है, 28 को ही रिकॉर्ड हो। करेक्टली का मतलब क्या है, 10 यूनिट आए हैं, 10 ही रिकॉर्ड हो, अमाउंट भी ठीक हो। टाइमली रिकॉर्ड हुई है, ये कैसे चेक करेंगे, हिंट देता हूं, रिसीट्स को जीआरएन के साथ मैच करें। आपने यहां पे जो रिसीट की एंट्री हुई है उसे इसकी गुड रिसीट नोट के साथ मैच करना है। अच्छा बताइए, गुड रिसीट नोट पे 60 यूनिट लिखे हैं, यहां पे 58 लिखे हैं, रिस्क है। अच्छा आप बताइए, गुड रिसीट नोट 27 तारीख का है, एंट्री 29 तारीख को हुई है, लेट, तो कट ऑफ एरर आ जाएगा। समझ आया, टाइमली एंड करेक्टली रिकॉर्डिंग का। इसी तरीके से रिसीट्स को जीआरएन के साथ मैच करना है कि सही डेट और अमाउंट रिकॉर्ड हुआ कि नहीं। इश्यूज को किसके साथ, जीडीएन, गुड डिस्पैच नोट के साथ। कुछ इन्वेंट्री आइटम होती है वो सेल होती है, कुछ इन्वेंट्री आइटम कंपनी के अंदर यूज होती है, तो जो कंपनी के अंदर यूज हुई है उन्हें कंजम्पशन समरी के साथ मैच करते हैं। आप फिलहाल जीडीएन के साथ ही कंपेयर करें इसको।
भाई ये बात आपको समझ आई? ऑल रिसीट्स, जितनी रिसीट्स है वो भी टाइमली और करेक्टली रिकॉर्डेड होनी चाहिए और उनका डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। डॉक्यूमेंट से मुराद जीआरएन। और सेम कंसेप्ट इशू के ऊपर भी है, जितने इश्यूज हैं वो भी टाइमली और करेक्टली रिकॉर्ड हो, उनका भी जीडीएन हो। इशू है एक, आपने कहा इसका जीडीएन किधर है, कुछ पता नहीं है किसी को किधर है। क्या रिस्क है? क्या रिस्क है? कोई रिस्क नहीं है। अब भाई जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे? चोरी हो रही है। अच्छा चोरी कौन कर रहा है भला? कोई आम चोर नहीं कर रहा, ये लेजर वाले चोर कर रहा है, चोरी कर रहा है। कैसे पता चला? तभी तो उसने एंट्री पास की है, तभी तो उसने। और अगर फर्ज कीजिए कि इधर एंट्री पास नहीं, क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट किया, फिजिकल बैलेंस के साथ स्टॉक काउंट किया, फिजिकल बैलेंस कम है, फिर इसका क्या मतलब है? कि वेयर हाउस से सामान चोरी हो रहा है। बुक के मुताबिक यूनिट 100 होने चाहिए, इधर 60 पड़े हैं, 40 गायब हैं। किधर है? लिखा गया है। ठीक है। और ये कोई और पर्सन खा रहा है, ये लेजर कार्ड वाला नहीं खा रहा, क्योंकि लेजर कार्ड वाला खाता ना ये तो एंट्री भी कर देता है एहतियातन। ठीक है जी। परपेचुअल में इन्वेंटरी का रिकॉर्ड रख रहे तो पीरियोडिक में नहीं। पीरियोडिक अपने आप में एक इंटरनल कंट्रोल वीकनेस है। काउंटिंग में आपको दोनों सिस्टम पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ऑडिट में यह सिखाया जाता है कि पीरियोडिक सिस्टम मेंटेन करना वीक इंटरनल कंट्रोल की निशानी है, नहीं होना चाहिए। इसमें आप स्टॉक की वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह का एक और कंसेप्ट है, इसके ऊपर सीफैप लेवल की गालमन कैफी की केस स्टडी भी थी। ये इन्वेंटरी के डेटर्स का था। आपको काउंटिंग में सिखाया जाता है डेटर्स की प्रीमियम फॉर बाय डेट कैलकुलेट करने के दो तरीके। एक लमसम क्या कहते हैं, एक मोटा रेट लगा ले 10% रेट ऑफ बैड डेट। एक होता है एजिंग करके डेटर्स का डिसाइड किया जाए कि ये डेटर ज्यादा पुराना है, इसके ऊपर ज्यादा रेट है कम। काउंटिंग में दोनों सिखाए जाते हैं ना। ऑडिट में ये सिखाया जाता है कि अगर आप एक ही रेट यूज करते हैं ये इंटरनल कंट्रोल वीकनेस है। आपको एजिंग करके डिसाइड करना चाहिए एक एक डेटर को कि इससे रिकवरी कितनी एक्सपेक्टेड है कितनी नहीं। ठीक है जी। तो अगर परपेचुअल के मुताबिक हम चल रहे हैं, परपेचुअल ही होना चाहिए। पीरियोडिक है तो फिर आपकी एज ऑडिटर जिंदगी आसान है, आप सिंपल कहेंगे इंटरनल कंट्रोल वीक है, चीज मेंटेन ही नहीं हो रही। लेकिन अगर परपेचुअल है तो फिर आप देखना पड़ेगा रिकॉर्ड एंट्री ठीक हो रही है, टाइमली है, करेक्ट है। इसलिए उसने जो पहली बात की है ना, एप्रोप्रिएट इन्वेंटरी रिकॉर्ड शुड बी, इससे मुराद क्या है कि परपेचुअल सिस्टम मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि इन्वेंटरी रिकॉर्ड परपेचुअल सिस्टम ही मेंटेन होता है। ये यहां पे उसने स्टार्ट ही यहीं से किया है, परपेचुअल सिस्टम। फिर कह रहा है मैनेजमेंट शुड मंथली रिकंसिलिएशन होनी चाहिए। मंथली रिकंसिलिएशन किस चीज की? मंथ एंड पे इस वाले कॉलम का टोटल किसके साथ मैच करना चाहिए? तो फिजिकल के साथ नहीं, वो तो बैलेंस वाला मैच करना है। खुदा का कार्ड तो देख ले भाई, और राइटिंग इतनी भी खराब नहीं है, ये बैलेंस नहीं है, रिसीट्स है। ये परचेजेस के साथ मैच होनी चाहिए, और ये किसके साथ मैच होनी चाहिए? शुगर है सेल्स के साथ। और ये किसके साथ मैच होना चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक के साथ। भाई समझ आ रहा है? चले, ये रिकॉर्ड तो मेंटेन कर लिया आपने। अब क्या करें? फिजिकल सेफगार्डिंग ऑफ इन्वेंटरी। कैसे फिजिकल? आपकी इन्वेंटरी है, फर्ज कीजिए आपके पैसों से खरीदी गई है, कैसे सिक्योर करेंगे? एक्सेस टू सिक्योर स्टोरेज एरिया शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, कि जिस जगह इन्वेंटरी रखी है हर एलागरा ना है, हर एलागरा वहां पे। ये कैश वाले में भी सीखा, ये तो जनरल रूल है, जिस जगह भी आपके एसेट पड़े हुए हैं ना हर एलागरा ना है। ये आपको पता है इंटेंजिबल एसेट सिक्योर करने में भी हमने सीखा था, कैश में भी, इन्वेंटरी में भी, फिक्स एसेट में भी है। कैसे? लॉक जगह हो, सीसीटीवी कैमरा लगे हों, और रेगुलर इन्वेंटरी काउंट करते रहें। और जो इन्वेंटरी काउंट करने के बाद हर महीने उसको बुक बैलेंस के साथ, बुक बैलेंस से क्या मुराद है मेरी? जो ये बैलेंस है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछा, मैं देखता हूं आपका इंटरनल कंट्रोल, आपने तो कह दिया आसान है, लग रहा है आसान, देखता हूं बाकी समझ आया कि नहीं। एक कंट्रोल है एक्सेस कंट्रोल, एक है रेगुलर इन्वेंटरी काउंट, और फिर इन्वेंटरी काउंट करने के बाद बुक बैलेंस के साथ रिकंसिलिएशन। इन दोनों कंट्रोल में क्या फर्क है? टेक्निकल डिफरेंस बताएं। टेक्निकल नहीं, वो इन्वेंटरी भी है तो ये भी इन्वेंटरी भी है भाई। हाँ शाबाश, ये है टेक्निकल। ये कंट्रोल जो प्रिवेंट कर रहा है मिस एप्रोप्रिएशन वगैरह को, ये उसको डिटेक्ट कर रहा है। अब ये छोटे छोटे, अब सारे काम छोटे छोटे हैं। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल क्या है? कि आपने जो वैल्यूएशन करनी है इन्वेंटरी की, स्टैंडर्ड कॉस्ट के जरिए से करें। अगर कर रहे हो स्टैंडर्ड कॉस्ट के जरिए से, स्टैंडर्ड कॉस्ट पता है ना? परपेचुअल सिस्टम सीखा है कि नहीं सीखा? परपेचुअल सिस्टम सीखा है आपने? शुक्र है। स्टैंडर्ड कॉस्ट का लफ्ज कभी पढ़ा है? परपेचुअल स्टैंडर्ड कॉस्ट पढ़ी है? परपेचुअल सिस्टम में होता यह है कि आपने हर सेल और परचेज के साथ, हर सेल और परचेज के साथ रिकॉर्ड करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स, हर सेल के साथ। परपेचुअल सिस्टम यही होता ना। सवाल मेरा यह है कि 1 जनवरी को सेल किया है, परपेचुअल सिस्टम में उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री किस दिन करनी है? 1 जनवरी। कैसे पता चलेगा कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट को पता चलेगा मंथ एंड पे, जब बिजली का बिल आएगा, जब मजदूरों को तनख्वाह दी जाएगी। एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज करते हैं, यही समझाना चाह रहा था। एक बजट एस्टीमेट लगा लेते हैं कितना होगा, बाद में जो डिफरेंस आता है उसको एडजस्ट कर लेते हैं।
सवाल मेरा सिंपल ये है कि वो जो आपने एस्टिमेट करना है कि हमारी कॉस्ट ये होगी, उसके लिए लेटेस्ट मंथ का रिकॉर्ड यूज करना चाहिए कि 5 साल पुराना। पाकिस्तान में तो 3 महीने पुराना भी अगर आप यूज करेंगे ना तो वो चेंज हो चुका होगा, 1 महीने में भी चेंज। हाँ, लेकिन कम से कम हम नॉर्मली साल रखते हैं, साल तक का यूज कर सकते हैं, साल से ज्यादा पुराना यूज नहीं करना चाहिए रिकॉर्ड। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट शुड बी अपडेटेड, अपडेटेड समझ आ गया। फिर स्लो मूविंग और ऑब्सोलीट स्टॉक को आइडेंटिफाई करना चाहिए, इन्वेंटरी में करना चाहिए। वैल्यूएशन में क्यों जरूरी है स्लो मूविंग को आइडेंटिफाई करना? किसके अंदर कैसे ऑब्सोलीट इन्वेंटरी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम? फिजिकल वेरिफिकेशन करके और एजिंग रिपोर्ट बना के और सेल प्राइस देख के। भूल गए इन्वेंटरी के प्रोसीजर? तुमने याद कब किए थे जो भूल गए हैं? याद किए थे सीसी को? याद किए थे? एंड भाई ये क्लियर हुआ? वैल्यूएशन इन्वेंटरी, इन्वेंटरी शुड बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। तो उसने 2 ही प्रोसीजर बताए आपको इंटरनल कंट्रोल, एक कॉस्ट के लिए, एनआरवी के लिए। कॉस्ट के लिए क्या कंट्रोल है? कॉस्ट के लिए क्या कंट्रोल? स्टैंडर्ड कॉस्ट अपडेट होनी चाहिए। एनआरवी के लिए क्या रूल्स हैं? एजिंग रिपोर्ट बनाएं, सेल प्राइस देखें, फिजिकली चेक करें इन्वेंटरी डिफेक्टिव तो नहीं है, ईयर एंड के बाद अगर कोई इन्वेंटरी रिटर्न हुई है उसको चेक करें। मैनेजमेंट ऑफ लेवल ऑफ इन्वेंटरी, रीऑर्डर लेवल पड़ा है कभी? वही कह रहा है कोई पेपर में आया ही नहीं, अभी ऑडिट में आ जाएगा। आया था या नहीं था? बस कर दे भाई। कह रहे हैं अच्छा कौन कौन से इन्वेंटरी लेवल अभी पता चला, कौन कौन से इन्वेंटरी लेवल होते हैं? मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी होता था हमारे जमाने में। ये कहता है बस सारे लेवल मेंटेन कर लो। मिनिमम लेवल मेंटेन करने का क्या फायदा है? स्टॉक आउट नहीं होगा। मैक्सिमम लेवल मेंटेन करने का क्या फायदा? ऑब्सोलीट नहीं होगा। ज्यादा स्टॉक रखें ऑब्सोलीट हो जाता है ना। हाँ जी बिल्कुल। चलिए, इन्वेंटरी काउंट करना आता है आपको? आइए सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? इन्वेंटरी काउंट करना ड्यूरिंग इन्वेंटरी काउंट। अच्छा ये आईकैप का फेवरेट है, आईकैप ने बहुत से क्वेश्चंस पूछे और ये बहुत ही आसान है, पता नहीं क्यों, लेकिन आईकैप के लिए फेवरेट भी। हालांकि इजी चीजें नॉर्मली आईकैप की फेवरेट नहीं होती। ये है, इसको स्टैटिक मार्क कर लें। कह रहा है ड्यूरिंग इन्वेंटरी काउंट ऑडिटर शुड ऑब्जर्व। अच्छा इन्वेंटरी काउंट करना किसकी जिम्मेदारी है? ये केस स्टडी वाला मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है? ऑब्जर्व करें। सही। इसका मतलब इसे हमने एक अहम चीज सीखी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल का पहला लेसन सिखा रहा हूं, आज हमें सिखाना है। अगर 3 तरह के कंट्रोल टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स बनाने होना तो आपने देखना 3 में से कौन से टाइप ऑफ कंट्रोल है। कुछ कंट्रोल्स होते हैं जिनका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ कंट्रोल होते हैं जिनका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एग्जिस्ट करता है, कुछ कंट्रोल ऐसे होते हैं जिनका एविडेंस डॉक्यूमेंट की शक्ल में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंप्यूटर बेस्ड मेंटेन हो रहा होता है। यानी 3 तरह के कंट्रोल। कुछ का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा नहीं, कुछ का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा, कुछ का कंट्रोल आईटी सिस्टम में होगा अगर क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है जिसका, उसकी पहली एग्जांपल इन्वेंटरी काउंट। जब इन्वेंटरी काउंट हो रहा होता है ना तो हम ये देखने के लिए कि इन्वेंटरी काउंट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमें वहां पे मौजूद होना पड़ता है, खुद ऑब्जर्व करना पड़ता है। बाद में ऐसी कोई रिकॉर्डिंग नहीं हमें मिलती कि सर ये स्टॉक काउंट कर रहा था, ये वीडियो रिकॉर्डिंग देख ले सर इसकी, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो इसी तरह सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज भी एक कंट्रोल है, उसकी कोई डॉक्यूमेंट बनती होगी नहीं, हमें खुद जाके ऑब्जर्व करना पड़ता है कि ये डिपार्टमेंट इस काम के लिए डिपार्टमेंट अलग और इस काम के लिए अलग है कि नहीं। इसलिए आपको याद होगा एक कंट्रोल है और था, वो भी कंट्रोल है लेकिन इसकी डॉक्यूमेंट नहीं बनती, कि सैलरी की पेमेंट करने से पहले आपने आइडेंटिफिकेशन कंफर्म करनी है। तो वहां पे जो बंदा कैश दे रहा होगा ना, वो से पहले उसका बैज वगैरह कार्ड देख रहा होगा। क्या इस कंट्रोल की कोई डॉक्यूमेंट होगी कि वो बैज देख रहा है कि नहीं देख रहा, बैज आइडेंटिफिकेशन नहीं। तो हमें क्या कर, हमने अगर टेस्ट इसको चेक करना है कि ये कंट्रोल सही परफॉर्म हो रहा है कि नहीं, हमें पे डिस्ट्रीब्यूशन वाले डे वहां मौजूद होकर खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला टेस्ट ऑफ कंट्रोल बनाने का तरीका, अगर तो कंट्रोल ऐसा है कि उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल नहीं है, ना फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में ना इलेक्ट्रॉनिकली, तो हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि फिजिकल डॉक्यूमेंट, ना फिजिकल में डॉक्यूमेंट हो ना इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में एविडेंस हो, बहुत कम होता है। लेकिन हो सकता है 2-3 एग्जांपल मैंने आपको दे दी। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज की है, डिस्ट्रीब्यूशन, ये पे रोल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉक काउंट भी इसकी एग्जांपल है कि वो स्टॉक काउंट सही कर रहे हैं कि नहीं। हमने जाके ये देखिए, स्टॉक काउंट करना एक कंट्रोल है जो मैनेजमेंट कर रही है, हम क्या कर रहे हैं भला? ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कंट्रोल मैनेजमेंट सही परफॉर्म कर रही है कि नहीं। तो मैनेजमेंट जो काम कर रही है वो भी, उसका फोकस दोनों का स्टॉक काउंट है। मैनेजमेंट करे तो बोलेंगे कंट्रोल एक्टिविटी है, ऑडिटर देखे कि मैनेजमेंट सही कर रही है कि नहीं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। ये समझ रहे फर्क? तो याद रखिएगा, ये इन्वेंटरी काउंट करना मैनेजमेंट ने है, हमने करना नहीं है, ऑब्जर्व करना। और अगर दिल करे भी तो कर भी सकते हैं, लेकिन सैंपल बेस पे, 100% नहीं। मैनेजमेंट हमेशा काम करेगी 100% और ऑडिटर जो अक्सर काम करेगा वो सैंपल बेस होगा। पहला असूल उसने कहा मूवमेंट। अच्छा, ये
कंट्रोल इन्वेंट्री काउंट का तरीका मैं बताऊंगा, स्टेप उसकी रीजन आप बताएंगे कि स्टेप क्यों है। पहला, मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री शुड बी स्टॉप ड्यूरिंग इन्वेंट्री काउंट। इन्वेंट्री काउंट के दौरान सेल परचेज रोक दो ताकि सही कट ऑफ हो सके, वरना स्टॉक आता रहेगा जाता रहेगा, पता नहीं है ये अगले साल का है ये पिछले साल का है। तो इसीलिए आप देखेंगे अक्सर खासतौर पे ऐसे बिजनेसेस जिनकी इन्वेंट्री ज्यादा होती है ना, डिपार्टमेंटल स्टोर, ये इन स्टॉक काउंट के वक्त अपनी दुकान बंद कर देते हैं, वो कस्टमर डीलिंग बंद हो जाती है कि सर 2-3 घंटे की ब्रेक है, इसके बाद अब दोबारा चालू करेंगे काम। तो ये मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री शुड बी, मूवमेंट से हमारा सेल परचेज, रीजन समझ आ गई, ताकि प्रॉपर कट ऑफ हो सके कि ये हमारा इस दिन के टाइम था, स्टॉक था। फिर इन्वेंट्री काउंटिंग शीट शुड बी प्री नंबर्ड विद ए डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड बट क्वांटिटी। अच्छा, प्री नंबर क्यों नहीं चाहिए? ताकि स्टॉक काउंट के दौरान को शीट गुम हो जाए तो पता चले ये शीट गुम हो गई है। प्री नंबरिंग तो ये जनरल कंट्रोल है, जनरल से मुराद हर सिस्टम में किसी ना किसी डॉक्यूमेंट में होता है विद द डिस्क्रिप्शन। अच्छा, अगली बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये अगर आपको ऑडिट की समझ है ना फिर बता सकेंगे, अगर ऑडिट रट्टे की हद तक अभी पहुंचा आप तक तो फिर नहीं बता सकेंगे। कह रहे इन्वेंट्री काउंट शीट शुड बी प्री नंबर्ड, ये तो हो गया विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड बट क्वांटिटी एज पर बुक्स शुड नॉट बी प्री रिकॉर्डेड बाय मैनेजमेंट। इन्वेंट्री शीट के ऊपर ये तो लिखा हो कि ये चीजें हैं, ये डिस्क्रिप्शन है, ये 7 अप की बोतलें कितनी है कितनी है, ये पेप्सी की कितनी है कितनी है, ये जूस कितना है, ये केक कितने हैं, ये बिस्किट के डब्बे कितने हैं, ये बिस्किट जूस कोल्ड ड्रिंक्स, ये तो लिखा होना चाहिए स्टॉक शीट के ऊपर जो वेरीफाई का। बुक्स के मुताबिक कितना बैलेंस है ये नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? एक मिनट ठहरे, शाबाश, आप बताइए क्यों नहीं होना चाहिए? ताकि जो काउंट करने वाला है वो खुद से काउंट करके लिखे कि कितना स्टॉक है। भाई जरा साथ वाले रूम में देख के आओ कितनी कुर्सियां पड़ी हैं, पहली स्टेटमेंट। दूसरी, भाई जरा साथ वाले रूम में देख के आओ कि 100 कुर्सियां पूरी हैं। किसमें कंट्रोल वीक है? सेकंड वाली में ये घूम फिर के आ जाएगा, आधे घंटे बाद चाय पिएगा, कहेगा सर 100 है पूरी है। बाइस हो जाता है। जब आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो ना तो आप घूम फिर के किसी ना किसी तरीके से आंसर पे पहुंच जाते हैं। अकाउंटिंग में ऐसे होता है ना, तो आंसर नहीं बताना, फाइनल आंसर नहीं बताना, ये समझा रहा है आपको। ये बात समझ आई? नेक्स्ट, काउंट टीम शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ वेयर हाउस डिपार्टमेंट एंड शुड बी सफिशिएंटली एक्सपीरियंस्ड एंड परमानेंट एम्प्लॉय। इंडिपेंडेंट ऑफ वेयर हाउस क्यों? जो और से पूछेंगे भैया स्टॉक पूरा है, वो कहेगा पूरा स्टॉक। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, ऐसा तो नहीं जो चोरी कर रहा है उसी को गिनने पे लगा दिया जाए वो तो कहेगा पूरा है। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि ऐसा भी नहीं करना आपने कि दिहाड़ीदार मजदूरों को ले आए स्टॉक आउट करने के लिए, कि साल बाद काम करना होता है तो दिहाड़ीदार ही ठीक है, नहीं कि परमानेंट, ताकि उनको डर हो कि अगर हम गलत काउंट करेंगे ना, दिहाड़ीदार जो आएगा ना उसे डर नहीं है कि मैं गलत करूंगा तो कल को पकड़ा जाऊंगा, उसे पता है मैं दिहाड़ी के ऊपर आया हूं, बाद में मैंने किधर इसने किधर। तो कंपिटेंट परमानेंट स्टाफ को स्टॉक काउंट करने के लिए भेजना चाहिए। नेक्स्ट, clear instruction should be given to all team as to which area of warehouse is to be counted by which team to avoid omission or duplication of counting of items। स्टॉक काउंट में खास बात होती है, या तो ये होता है शदीद गर्मी में या शदीद सर्दी में। कंपनीज का अमूमी ईयर एंड आपको पता होगा 30 जून से 31 दिसंबर होता है। 30 जून मतलब आज है 30, आज 29 है, इंतहाई गर्मी, और 31 में 28। तो इसमें रिस्क ये होता है कि अगर 30 जून को स्टॉक काउंट करवा रहे हैं तो जो छत पे स्टॉक पड़ा है उधर कोई नहीं चेकिंग करने के लिए जाएगा, ठीक है? क्यों नहीं चेक करने के लिए जाएगा? घर में, ठीक है? तो इसी, और यानी कुछ एरिया फेवरेट होते हैं ना, और इसी तरह सर्दियों में भी इस तरह होता है, कुछ लोकेशन ऐसी हो जहां पे ठंड ज्यादा हो और वहां पे कोई नहीं। तो इसलिए कह रहा है ये प्लानिंग टीम पे नहीं छोड़नी चाहिए कि जो दिल करे वो स्टॉक काउंट कर लो, बल्कि अलग से पर्सन को प्लान करके बताना चाहिए। जैसे 8 लोग स्टॉक काउंट कर रहे हैं ना, 2-2 की टीम बना दें, भैया तुम लेफ्ट वाला करो, तुम राइट वाला करो, तुम ऊपर वाला, तुम गोदाम वाला, ये सारी प्लानिंग, ताकि ना तो कोई पर्सन ओमिट हो, कोई स्टॉक मिट गया, ना डुप्लीकेट हो। वरना जो फेवरेट एरियाज हैं, जो एसी वाला रूम है, उधर हर टीम उधर जाके काउंट कर रही होगी, और जो गोदाम है जहां गर्मी है, जहां पे हवा ही नहीं होती, कोई भी नहीं जाएगा। क्लियर इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू ऑल। ये क्लियर इंस्ट्रक्शन समझ आ गया? फिर इन्वेंटरी काउंटिंग शीट शुड नॉट बी फिल्ड यूजिंग पेंसिल। क्यों? आसानी से उसे अल्टरेशन की जा सकती है, अल्टरेशन। काउंटेड इन्वेंटरी शुड बी मार्क्ड और टैग टू इंडिकेट दैट इट हैज बीन काउंटेड, डबल काउंट ना हो जाए। 6वीं लाइन, काउंट शीट्स आर साइंड बाय ईच मेंबर ऑफ काउंटिंग टीम टू डिटरमिन काउंटेबिलिटी। जिसने टिकू ऑडिट किया हो कल को पकड़ा जाए। टिकू ऑडिट समझते हैं कि आंखें का ये स्टॉक काउंट करो, उन्होंने कहा सर ये देखें अभी 1 मिनट में स्टॉक, ये भी ठीक है उधर टिक चेक। जब काम किए बगैर आप टिक लगा दें कि काम ठीक से, बोलते हैं टिकू ऑडिट। तो इसके लिए रूल ये होता है कि आपने हर वर्किंग पेपर के ऊपर जिसने वो प्रोसीजर मांग गया उसने साइन करने होते हैं, ताकि कल को पता चले ये स्टॉक तो मिसिंग था, गायब था, तो हम कह सके हमारे टीम मेंबर में से किसने इसको चेक किया था, फिर बुलाओ इसको, भाई तुमने उधर सही चेक किया होता ना तो उसी दिन पता चलता था स्टॉक गायब है। हाँ जी, समझ रहे? क्या अकाउंटेबिलिटी का लफ्ज, ठीक है? मार्क टैग भी। अच्छा, इन्वेंटरी डैमेज और इन्वेंटरी हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी शुड बी सेपरेटली आइडेंटिफाइड। क्यों? मिक्स ना हो जाए। डैमेज इन्वेंटरी इसलिए ताकि उसको एनआरबी पे रिकॉर्ड किया जा सके, और थर्ड पार्टीज किस लिए, ताकि अब देखिए इतना पढ़ाया मैंने, ये फिक्स एसेट के 3 और 2 5 6 कंट्रोल,
फिर भी नहीं पढ़ पाएंगे आप, नहीं एक साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम होती है फिर भी फिक्स एसेट रजिस्टर में कह रहा है दो ही काम करो, एडिशन डिलीशन सही हो, डिलीशन से हमारा डिस्पोजल है, और इसका रिकॉर्ड सही मेंटेन हो रहा हो, रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंडिचर। अच्छा अगेन वही बात, यहां पे रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंडिचर इससे मुराद सेल एंड परचेज की रिकॉर्डिंग नहीं है, वो तो इधर हो रही हो, इससे मुराद फिक्स एसेट रजिस्टर की। पहला कंट्रोल, जब कभी कोई फिक्स एसेट परचेज हो, सेल करना हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जाओ परचेज कर लो। गलत है, अप्रूवल है, ऑथराइजेशन कंट्रोल कर ले। भाई ने मेरे से पूछा सर गर्मी बढ़िया उधर जिस जगह बैठते हैं, अगर इजाजत है कैसी ले आओ, मैं ले आओ। इसके बाद ये दोबारा मेरे पास नहीं आया और एकदम से मुझे पता चला बैंक से 5 लाख निकल गया। मैंने इससे पूछा भाई 5 लाख क्या खैर है, किस चीज का नहीं? सर खुद तो इजाजत दी थी आपने। मैं कहा किसकी? एसी की। मैं 5 लाख का कौन सा एसी आता है, ये चिल्लर लगवा बैठे हो, कौन सा 5 लाख आता है? 5 लाख है भाई, 1.5-2 लाख, इससे ज्यादा का तो एसी तो नहीं आता। क्या कंट्रोल वीक था? एक होती है ट्रांजैक्शन से पहले अप्रूवल देना, एक है ट्रांजैक्शन के बाद रिव्यू करना। जब इसने एसी खरीदा था तो ये मुझे बताता, मुझे जाके एसी को चेक भी करना चाहिए था कि फिजिकली आया कि नहीं आया, और उस इनवाइस को भी चेक करना चाहिए था, वो इनवाइस आई कि नहीं, कितनी अमाउंट की है। क्या अप्रूवल दे दी तो काफी है, अप्रूवल दे दी काफी है, ट्रांजैक्शन से पहले कि ट्रांजैक्शन के बाद चेक करना चाहिए ट्रांजैक्शन सच में हुई कि नहीं हुई और कितनी अमाउंट की हुई। दूसरा यही कह रहा है इनवाइस शुड बी अप्रूव्ड। फिर तीसरे में क्या कह रहा है कि अगर आपने फिक्स एसेट परचेज किया है तो फिक्स एसेट रजिस्टर में इंक्लूड करो, ऐड कर दो, और डिस्पोज किया तो रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंडिचर, रिकॉर्डिंग कैसी हो, सही अमाउंट पे हो। फिक्स एसेट्स की रिकॉर्डिंग कैसी हो, कैसे पता चलेगा रिकॉर्डिंग सही अमाउंट पे हो या कि नहीं। जिस तरह इन्वेंट्री के रिकॉर्ड में देखा था ना कि रिसीट की डेट और अमाउंट गुड सीट नोट के साथ मैच हो रही है, फिक्स एसेट बेचा है या खरीदा है, फिक्स एसेट रजिस्टर में एंट्री होनी चाहिए किस दिन, अगर कहे 2 महीने बाद हुई या सामने डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज हुई होगी, किस अमाउंट में होनी चाहिए, जो इनवाइस की अमाउंट है, और उस अमाउंट के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने चाहिए। यही इनवाइस शुड बी मार्क्ड विद एप्रोप्रिएट अकाउंट हेड। जो फिक्स एसेट जिससे खरीदा है ना वो बिल बनाएगा, तो उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होते हैं, रेवेन्यू भी आप मार्क करें, कैपिटल वाला अलग अकाउंट में जाएगा, रेवेन्यू वाला अलग में जाएगा। ऐसे ही है, आप डिपार्टमेंटल स्टोर जाके घर के लिए चीजें खरीदते हैं, कभी मोबाइल खरीदा, कभी वो इस्त्री खरीदी, कभी कोई टिश्यू खरीदा, इस तरह की चीजें, वो इकट्ठी एक ही इनवाइस बनाएगा कि फिक्स एसेट की अलग और रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग, रेवेन्यू अलग बनाएगा। इकट्ठी इनवाइस हमेशा इकट्ठी होती है, याद रखिएगा। आपके अकाउंटेंट की जिम्मेदारी है इनवाइस के ऊपर मार्किंग करे, क्लासिफिकेशन आप रिव्यू करें, मार्क वो करे कि सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू, आप रिव्यू करें क्लासिफिकेशन ठीक है कि नहीं, उसके बाद रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। समझ रहे हैं? फिक्स एसेट रजिस्टर इज पीरियोडिकली रिकंसाइल्ड टू जनरल लेजर। ये अगर आपको समझ आ गया ना तो साबित हो गया मैंने आपको कंट्रोल सही समझा दिए हैं। है कोई स्टूडेंट जो मुझे ये कंट्रोल समझा सके कि फिक्स एसेट रजिस्टर इज पीरियोडिकली रिकंसाइल्ड टू जनरल, आपको ये भी पता नहीं होगा जनरल लेजर क्या होता है, और ये भी पता नहीं होगा फिक्स एसेट रजिस्टर क्या होता है। 1 मिनट, ये भाई बताने लगे हैं, चलिए। फिक्स एसेट रजिस्टर के अंदर एक एक एसेट की डिटेल आ रही होती है और जनरल लेजर में टोटल आ रहा होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, दोनों मैच करें। इस जैसा प्रोसीजर हम एक और जगह भी करते हैं, वो कौन सी जगह है? इन्वेंट्री शीट का बुक बैलेंस के साथ रिकंसिलिएशन, इस जैसा प्रोसीजर एक और जगह करते हैं। हाँ, लिस्ट ऑफ डेटर या सब्सिडी लेजर का कंट्रोल अकाउंट के साथ, इस जैसा प्रोसीजर एक जगह क्रेडिटर, ये भी वही है। कुछ कुछ समझ आई? एक दफा रीडिंग कर लें सिर्फ कंट्रोल्स की, इन्वेंट्री के और फिक्स एसेट के सिर्फ कंट्रोल। फिर आपको आज की आखिरी स्किल बतानी है, क्या बोला? टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे बनाना। आपने कभी टेस्ट ऑफ कंट्रोल याद नहीं करना, सिर्फ ये 10 मिनट सुनना है, इससे इंशाल्लाह आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल बनाना चाहिए।
चलिए रीडिंग कर लिया आपने। अब आते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे बनाने हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बारे में एक गुड न्यूज आपको बता रहा हूं। नहीं याद नहीं करना, ये मैं पहले बता दिया वो। इन दो चीजों के ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं है दुनिया में। कोई ऐसा अभी तक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं है ऑडिट का जो ये बताता हो कि इस एरिया में ये प्रोसीजर परफॉर्म करो, इस एरिया में ये, इस एरिया में ये। ना ही दुनिया में कोई ऐसा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है जो ये बताता हो कि इस एरिया में ये कंट्रोल टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो, इस एरिया में ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो, इस एरिया में ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो। दो सवाल मैं आपसे पूछूंगा। पहला, ऐसा क्यों नहीं है? कुछ चंद एक सिचुएशन में है। जैसे एक स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कि रिवैल्यूएशन होना और आप एक्सपर्ट को यूज करें तो उसको चेक कर लो, चेक कैसे करना है उसका एक स्टैंडर्ड है। लेकिन वो समझ ले कि एक इक्का दुक्का ऐसी सिचुएशन है। एक और स्टैंडर्ड है जो ये कहता है अगर आपके डेटर्स और क्रेडिटर्स हैं ना तो आपने उनको कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है, बस इतना, बाकी और कोई प्रोसीजर नहीं, वही कंफर्मेशन का स्टैंडर्ड। एक और स्टैंडर्ड है जो बताता है कि अगर आपकी इन्वेंट्री हो ना तो आपने उसको फिजिकली वेरीफाई करना लाजमी है, ये बताता है। बस ये मोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स। डिटेल प्रोसीजर स्टैंडर्ड्स में नहीं है, ना सब्सटेंटिव प्रोसीजर ना टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। बता सकते हैं क्यों ऐसा है और इसका हमारी तैयारी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले बताइए ऐसा है क्यों? क्योंकि हर क्लाइंट दूसरे से डिफरेंट है, उसकी ट्रांजैक्शन डिफरेंट है। अगर वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर बताते तो उन्हें दुनिया की हर कंपनी के हर सिचुएशन को सामने रख के प्रोसीजर बताने हो। तो उन्होंने मोटे मोटे असूल बताए हैं कि एरिया होता है, उसकी एजर्शन होती है, ये प्रोसीजर है, आपको प्रोसीजर परफॉर्म करके कोई से भी जो आपका दिल करे एविडेंस लेना है। वो कहते हैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस होना चाहिए, प्रोसीजर कोई सा भी। इसी तरह टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी स्टैंडर्ड ने नहीं। अच्छा, रीजन हमें समझ आ गई क्योंकि मुख्तलिफ तरह के क्लाइंट्स होते हैं दुनिया में। हर क्लाइंट के ऑपरेशंस, इवन बैंकिंग सेक्टर में ही एक बैंक के काम करने का तरीकाकार दूसरे बैंक के काम करने के तरीकाकार से मुख्तलिफ होता है। इसका हमारी तैयारी पे क्या इफेक्ट है? शाबाश, अपनी तरफ से लिख सकते हैं क्योंकि स्टैंडर्डाइज नहीं है। लेकिन याद रखें, अपनी तरफ से जो लिखना है वो भी असूलों के मुताबिक लिखना है, जो असूल सीखे। लेकिन एग्जैक्ट अल्फाज मैच होने, इसीलिए हमेशा आपको ये कहता हूं सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी यही रूल है। इसलिए दोबारा रिकॉल करवाया है कि सेम अल्फाज होना जरूरी नहीं है, बल्कि आप कुछ लोग कहते हैं सर हमारे प्रोसीजर भी डिफरेंट है। तो मैं कहता हूं भाई प्रोसीजर उस चीज से रेलेवेंट है ना। यानी रिवैल्यूएशन का प्रोसीजर पूछा है तो आपके प्रोसीजर रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट से रेलेवेंट है। इन्वेंटरी वाला तो नहीं लिख दिया भाई, परचेज वाला तो नहीं लिख दिया, तो वो ठीक है। जो आप लिख रहे हैं वो ठीक है, रेलेवेंट। तो ये समझ रहे हैं, ये इसमें ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। बस ये है कि जो आपने लिखना है वो क्या हो, रेलिवेंट होना चाहिए, उस एरिया से रेलिवेंट होना चाहिए। उसी तरह टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी यही कंसेप्ट है। स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए इसमें भी मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप इसको टेक्निक के जरिए से सीखें। याद करने की हरगिज़ जरूरत नहीं है, और टेक्निक अभी सिखा रहा हूं, टेक्निक बहुत ही आसान। सबसे पहले कंट्रोल्स आपने देखना है किस नेचर का है, नेचर ऑफ कंट्रोल समझे। कुछ कंट्रोल्स ऐसे होते हैं जिनके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं होता, वो आपको ऑन द स्पॉट जाके ही देखने पड़ते हैं। इनके लिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल होता है हमारा ऑब्जर्व। ऑडिटर शैल ऑब्जर्व वेदर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एग्जिस्ट। इसको थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा सकते हैं आप। ऑडिटर शैल विजिट द पेरोल डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट and observe whether there is segregation of duties between person who is distributing payroll and person who is checking identification। ठीक है, बढ़ा चढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ बढ़ा चढ़ा के नहीं, मैं सिर्फ मेन कंसेप्ट आपको बताऊंगा कि ऑडिटर शैल ऑब्जर्व वेदर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। अब वो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी जो सी भी सेग्रीगेशन ड्यूटी आपको पता है 500 जगहों पे हो सकती है और डिफरेंट डिपार्टमेंट, तो वो सेल्स की है कि परचेज की है, ये आपने आगे एक्सप्लेन करना है। किस बंदे की किस बंदे से सेग्रीगेशन ड्यूटी है, ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे ना तो आपको प्रोसीजर एक्सेप्टेबल नहीं है। ये प्रोसीजर ऑडिटर शैल ऑब्जर्व वेदर सेग्रीगेशन ड्यूटी के लिए प्रोसीजर कौन सा, ऑब्जर्व वाला, टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑब्जर्व वाला है। लेकिन जब आपने लिखना है तो ये इनकम्प्लीट नहीं लिखना, ऑडिटर शैल ऑब्जर्व वेदर सेग्रीगेशन ड्यूटी एग्जिस्ट। ये प्रोसीजर गलत है। क्यों गलत है? स्पेसिफाई नहीं है कौन सी एक्टिविटी किस एक्टिविटी से डिफरेंट होनी है। ये सेल्स का है, परचेज का है, नहीं मेंशन। पेरोल का है कि इन्वेंट्री का है, नहीं मेंशन। क्या होना चाहिए प्रोसीजर? ऑडिटर शैल ऑब्जर्व वेदर सेग्रीगेशन ड्यूटी एग्जिस्ट बिटवीन पर्सन हु इज ओपनिंग द मेल एंड पर्सन हु इज मॉनिटरिंग हिम। इससे पता चल रहा है कि स्पेसिफिकली कौन सी सेग्रीगेशन। भाई समझ रहे हैं? पहला तरीका क्या है कंट्रोल से टेस्ट ऑफ कंट्रोल बनाने का? अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है ना उसकी, कुछ कंट्रोल्स की डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। अब जैसे स्टॉक काउंट अभी हमने पढ़ा, इसकी डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं होती, वो तो जो स्टॉक शीट बनती है वो तो फाइनल आउटकम है। स्टॉक काउंट सही हुआ है कि नहीं हुआ, इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन होती है? हम क्या करेंगे? ऑब्जर्व। क्लियर हो गया पहला? दूसरे ज्यादातर ये समझ ले 10% के करीब होंगे कंट्रोल्स आपके ये वाले। इनकी लगभग जो एवरेज है ना रफ सी, ये 10% होते हैं, ये 20% होते हैं, ये 70%। 70% कंट्रोल्स ऐसे होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है।
आपने इसको कैसे लिखना है ये याद कर लें, सेंटेंस लगभग यही अल्फाज हो। सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ डैश, जो भी चीज है, एंड इंस्पेक्ट डैश। ये आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल हुआ करेगा। जैसे अब कंट्रोल में आप एक एग्जांपल मैं देता हूं, फिर आप करेंगे। सेल सिस्टम में से कोई कंट्रोल बताएं मुझे। इनवाइस की रीचेकिंग, ये कंट्रोल है। अगर इनवाइस रीचेक हो रही है, कंट्रोल स्ट्रांग है। एग्री करते नहीं हो रही तो अब मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल बनाना है, क्या होगा? ऑडिटर शैल सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ, इनवाइस नहीं बोलना, सेल इनवाइस बोलेंगे तो नहीं पता चलेगा सेल्स की बात कर रहा है परचेज की कर रहा है। ऑडिटर शैल सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ सेल इनवाइस एंड इंस्पेक्ट, क्या इंस्पेक्ट करेगा? इससे पता चलेगा रीचेकिंग हो रही है। स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट से ये थोड़ी पता चलेगा कि रीचेकिंग हो रही है। दो चीजें, एक है ऑडिटर शैल, दोनों कंट्रोल सही है। देखिए जजमेंट है ना, एक स्टूडेंट ने लिखा ऑडिटर शैल सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ सेल इनवाइसेस एंड इंस्पेक्ट फॉर सिग्नेचर ऑफ पर्सन अप्रूविंग सेल इनवाइस। क्या ये सही है कंट्रोल के रीचेक हो रही है? दूसरा, एक स्टूडेंट ने लिखा ऑडिटर शैल सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ सेल इनवाइसेस एंड इंस्पेक्ट या कंपेयर विद रिलेटेड गुड डिस्पैच नोट टू कंफर्म क्वांटिटी इज करेक्ट एंड कंपेयर्ड विद सेल्स ऑर्डर टू कंफर्म प्राइस इज रेट इज करेक्ट। ये भी ठीक है, आपकी मर्जी है, जो मर्जी लिख ले। मुझे वैसे दूसरे वाला ज्यादा स्पेसिफिक लग रहा है, पहले वाला इजी है लेकिन दूसरे वाला जरा ज्यादा। भाई समझ रहे हैं? टेस्ट ले लूं आपका? ना ना ना, अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कंट्रोल मैं बताऊंगा जी, ये मेरी बहन बताएंगे मुझे। परचेज सिस्टम में एक कंट्रोल होता है कि जो भी सप्लायर इनवाइस है उसे रीचेक करना है गुड रिसीट नोट के साथ और परचेज ऑर्डर देखने के लिए कि रेट ठीक है। ये कैसे आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करेंगे? स्टार्ट करें। नहीं एक मिनट हरें, हिम्मत करें, कोई मसला नहीं, आप आसानी से करें। स्टार्ट मैंने कहां से बोला आपको क्या करना है? फ्रेज, स्टार्टिंग फ्रेज क्या? सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ व्हाट? परचेज इनवाइस, क्योंकि हमारा फोकस जो है ना टेस्ट ऑफ कंट्रोल का, सप्लायर इनवाइस, परचेज इनवाइस। सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ सप्लायर इनवाइस। आपको यह पता होना चाहिए कि आपका कंट्रोल किस जगह पे मौजूद है, आपने वहीं पे जाके उसको टेस्ट करना कर ले। और अब उसको सिलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ सप्लायर, अब क्या करना है? इंस्पेक्ट करना है। शाबाश। क्या अगर आप इतना लिखिए एग्जाम में इंस्पेक्ट करेंगे नंबर मिलेगा? एक मिनट है, बिल्कुल शाबाश। क्यों नहीं मिलेगा? आपने मेंशन नहीं किया कि इंस्पेक्ट क्या किया है। क्या इंस्पेक्ट करेंगे? इंस्पेक्ट या कंपेयर विद गुड रिसीट नोट और परचेज ऑर्डर। शाबाश। अगला कंट्रोल सुने, पेरोल को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले पेरोल शीट की ऑथराइजेशन होनी चाहिए। होनी चाहिए जी। ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे करेंगे? सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ पेरोल शीट एंड इंस्पेक्ट फॉर सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन अप्रूव्ड। बिल्कुल ठीक है, ये तो आसान हो गया। अच्छा आप सुने, कंट्रोल है कि पेरोल शीट में जो एम्प्लॉइज की पेरोल है वो करेक्टली कैलकुलेट होनी चाहिए। याद है? कैलकुलेट शुड बी करेक्टली कैलकुलेटेड। इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा? सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ एम्प्लॉइज इन पेरोल शीट एंड रीकैलकुलेट। शाबाश। रीकैलकुलेट कौन बोला? शाबाश। रीकैलकुलेट करेंगे इसको, लेकिन सैंपल बेस पे। सैंपल बेस, अच्छा चलें, ये आसान आप बता रहे हैं, वैसे थोड़ा सा मुश्किल था। मैं एक मिनट है और सोच लो। ओवर टाइम रहने दे, ओवर टाइम आ गए। सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ ओवर टाइम पेमेंट्स एंड इंस्पेक्ट फॉर ऑथराइजेशन बाय रेलेवेंट अथॉरिटी। नहीं ये नहीं, ऑथराइजेशन ऑफ सेल्स अगर परचेज। हाँ याद आ गया। पेरोल के अंदर ये कंट्रोल था, ये ऑब्जेक्टिव था कि पेरोल शुड बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर रियल एम्प्लॉइज। अपॉइंटमेंट लेटर चेक करेंगे, नोट है, कोई नंबर नहीं। हाँ, सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ एम्प्लॉइज अपीयरिंग इन पेरोल अपॉइंटमेंट लेटर। शाबाश। ठीक है चलिए। अच्छा अब लास्ट आईटी बेस्ड, बाद आईटी बेस्ड, इसके बाद छुट्टी, ये भी 5 मिनट का, इसके बाद खत्म। बाज़ औक़ात क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल सुनिए। पेरोल की एग्जांपल चलिए पहले इसे स्टार्ट करते हैं। पुराने जमाने में एम्प्लॉइज एक की ना मैनुअल कैलकुलेशन होती थी, उसके कॉलम के अंदर अमाउंट लिखी जाती थी। अब जब से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या कंप्यूटर आया ना, ये कैलकुलेशन कंप्यूटर्स के, हम सिर्फ फार्मूला लिख देते हैं और आज लिखते हैं, हर महीने ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर लेता है ऑटोमेटिक। अगर क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा है तो कैलकुलेशन कंप्यूटर प्रोग्राम कर रहे होंगे। एग्रीड? मेरा तो ये ख्याल है हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ठीक ही कर रहे होंगे। अगर प्रोग्रामिंग एरर कर दिया ना किसी ने तो वो भी एरर कर सकता। ठीक है? कंट्रोल ये अब सिस्टम आईटी बेस्ड है ना, तो कंट्रोल भी आईटी बेस्ड होंगे। कंट्रोल ये है, रेंज टेस्ट लगाई गई है कि अगर एम्प्लॉय की फाइनल सैलरी 20,000 से कम या 200,000 से ज्यादा हो तो एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट कर दे। ये कंट्रोल समझ रहे हैं आप? रेंज टेस्ट का लफ्ज़ समझ आया, एक्सेप्शन रिपोर्ट का लफ्ज़ समझ आया। अगर ये दो लफ्ज़ समझ, इसका मतलब आईटी सिस्टम समझ रहे हैं आप।
हमने एज ऑडिटर ये कंट्रोल टेस्ट करना, ये है कंट्रोल, ये मैनेजमेंट ने रूल लगाया होगा, ऑडिटर ने नहीं लगाया होगा। हमने याद रखें, इसके लिए आईटी सिस्टम को टेस्ट करने के लिए, कंट्रोल को टेस्ट करने की जो अप्रोच होती है उसका जनरल नेम है टेस्ट डाटा। जनरल नेम क्या है? जनरल मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हर जगह पे टेस्ट डाटा यूज होगा, लेकिन आपने सिस्टम के लिहाज से एक्सप्लेन करना है उसको। सेंड कंफर्मेशन लेटर, इसमें क्या गलती है? ये नहीं बताया डाटा को सेंड की जा रही है कि क्रेडिटर को स्पेसिफाई करना है आपने। टेस्ट डाटा सुने, टेस्ट डाटा की टेक्निक ये होती है कि आप एक डमी ट्रांजैक्शन क्लाइंट के आईटी सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? डमी फेक ट्रांजैक्शन क्लाइंट के आईटी सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं, जिससे कंट्रोल्स बाईपास हो रहा होता है, वायलेट हो रहा होता है, और देखते हैं सिस्टम इसकी एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट करता है कि नहीं। अगर रिपोर्ट जनरेट कर दे सिस्टम स्ट्रांग, और अगर जनरेट ना करे। अच्छा, अब मुझे बताइए, हमने ये देखना है कि पेरोल रीजनेबल रहती है, कम या ज्यादा हो तो एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। कैसे चेक करें? ऑडिटर शैल एंटर नंबर ऑफ आवर्स इन फॉर एन एम्प्लॉई विच मेक कैलकुलेशन या फाइनल अमाउंट एक्सीडिंग ₹200,000। जैसे जानबूझ के वो नंबर ऑफ आवर्स एक महीने के 2000 एंटर कर देगा। अगर तो ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट कर ली, सिस्टम ने प्रोसेस कर ली, सिस्टम वीक, और अगर रिजेक्ट कर दी, एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट कर दी, सिस्टम स्ट्रांग है। भाई समझ रहे हैं? ये है टेस्ट डाटा। एक और एग्जांपल सुने। सेल सिस्टम में हमारा रूल ये होता है, अच्छा, और अगर इसी तरह पेरोल सिस्टम में हमने ये देखना कि कम ना हो, तो फिर कम 20 आवर्स के साथ कैलकुलेशन करें। बिल्कुल ठीक है। सेल सिस्टम में हमारा रूल है, हमारा कंट्रोल है कंपनी का, कि कस्टमर की क्रेडिट लिमिट से ज्यादा का ऑर्डर अप्रूव नहीं करना। टेस्ट डाटा इसका कोई बताएगा कैसे कंट्रोल करेंगे? ये आईटी बेस्ड है, लिमिट से ज्यादा। शाबाश। कस्टमर किसी रैंडम बेस पे किसी भी कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे, उसका देखेंगे क्रेडिट लिमिट कितनी है। क्रेडिट लिमिट 20 लाख है, करंट बैलेंस कितना है? 15 लाख, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? 15 लाख, लिमिट कितनी है? 20। कितने का ऑर्डर प्रोसेस करें? सेल्स ऑर्डर 7 लाख का, 6 लाख का। सिस्टम ने एक्सेप्ट कर लिया, सिस्टम ने रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट कर दी। अगर रिजेक्ट कर रहा है, एक्सेप्शन रिपोर्ट नहीं दे रहा, तो फिर भी कंट्रोल स्ट्रांग है लेकिन परफेक्ट नहीं है। इसे एक्सेप्शन रिपोर्ट भी लॉग मेंटेन करना चाहिए। आखिरी एग्जांपल, इन्वेंट्री सिस्टम अगर ऑटोमेटेड है तो उसमें कंट्रोल है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट बता रही है, सर हमने ना मिनिमम ऑर्डर लेवल रखा हुआ है। जैसे इन्वेंट्री उस लेवल तक पहुंचती है, एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट होती है, जिससे हमें पता चल जाता है, हम सप्लायर को ऑर्डर दे देते हैं। ये आपने कंट्रोल टेस्ट करना है। कैसे करेंगे? सैंपल मिनिमम लेवल को कम कर देंगे। कैसे? इसको सेंटेंस फॉर्म में बताएं। ऑडिटर सैंपल सेलेक्ट करेगा किसी इन्वेंट्री का, उसका मिनिमम ऑर्डर लेवल देखेगा क्या है, करंट देखेगा क्या है, करंट है जी 15, मिनिमम कितना है 10, 5 की एंट्री आउट कर देगा, 5 की एंट्री आउट कर देगा। डमी एंट्री होगी, बाद में रिवर्स हो जाती है, ये एंट्री कर देगा और देखेगा कि एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट हुई कि नहीं। अगर तो एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट हुई, कंट्रोल स्ट्रांग है, अगर नहीं हुई तो वीक है। अच्छा, अल्फाज का थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन मेन कंसेप्ट यही है, रूल यही है जो मैंने आपको बता दिया। 3 ही तरह के कंट्रोल्स हैं, इनके मुताबिक ही टेस्ट ऑफ कंट्रोल बनेंगे। या तो डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, या डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है, या आईटी सिस्टम उसके मुताबिक। डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो ऑब्जर्व, डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है तो सिलेक्ट ए सैंपल एंड इंस्पेक्ट दिस, और आईटी बेस्ड सिस्टम है तो टेस्ट डाटा। क्लियर? इक्का दुक्का कोई एक्सेप्शनल नेचर की कोई नई चीज आई ना तो उसको पिक कर लीजिएगा, परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं कसम नहीं खा सकता कि हमेशा इसी तरह का होगा। 2-4 ऊपर नीचे हो सकता है, तो पढ़ लेंगे। समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।